हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेपर 2 सोशल स्टडीज के लिए थ्योरी चैप्टर को डिस्कस करेंगे, जिसमें आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है उत्तर भारत के जो राज्य हैं, जो महत्वपूर्ण राज्य हैं, उनको आज हम इस थ्योरी चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। काफी शॉर्ट में रहेगा और यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं, इसलिए ये थ्योरी चैप्टर में लगातार आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं सारी इस वीडियो को देखने के बाद में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। टेलीग्राम पर अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो टेलीग्राम पर कनेक्ट कर लो भाई। शिक्षा फॉर नौकरी टेलीग्राम में आप सर्च कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। और टेलीग्राम के पिन कमेंट में भाई आपको पिन कमेंट मिलेगा टेलीग्राम में, वहां से जाकर आप अगर आप नोट्स परचेस करना चाहते हैं जिसमें सारे आपके सीडीपी के चैप्टर्स मिल जाएंगे, साथ साथ एसएसटी के, जैसे ये वाली क्लास है हमारी और जितनी प्रीवियस क्लास हो चुकी हैं उन सभी के नोट्स मिल जाएंगे। साइंस के भी आपको काफ़ी सारे नोट्स मिल जाएंगे। साइंस की क्लासेस कम हुई है लेकिन नोट्स में रेगुलर वे में उधर अपलोड कर रहा हूँ, तो मेक श्योर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। पेपर में जाने से पहले काफ़ी यूजफुल होने वाले हैं नोट्स। साथ साथ जितने भी मैराथन की सीरीज चल रही है, चैनल पर नए हो तो जाकर मैराथन की सीरीज जरूर देख लेना। मैराथन क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर नोट्स वाले ग्रुप में मिल जाएंगे, तो आप जाकर बाय कर सकते हो। बहुत ही यूजफुल नोट्स रहेंगे आप लोगों के लिए। अगर आपको यूटेट क्लियर करना है तो भाई एक हेल्प मिल जाएगी। बाकी सारा कंटेंट फ्री है, सारे वीडियो लेक्चर्स फ्री हैं। आप चैनल पे जाओ, टेलीग्राम पर जाओ, यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। हर एक सब्जेक्ट की मैंने प्लेलिस्ट डाल दी है यहाँ पर टेलीग्राम पर, चाहे वो सीडीपी के लिए हो, इंग्लिश के लिए भी मैंने प्लेलिस्ट डाल दी है। जितनी भी मैंने अभी तक लेक्चर कराए और काफ़ी सारे लेक्चर्स मैं करा दूंगा जब तक भी मैं यूटेट की प्रिपरेशन करा रहा हूँ। अभी ऑलमोस्ट हमारे पास 20 डेज है, आज है हाँ 24 ऑफ अक्टूबर को हमारे पास शायद एग्जाम हो जाएगा। 24 अक्टूबर डेट आ चुकी है हमारे पास, तो आज से 20 डेज रह गए हैं। तो भाई मेक श्योर आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। तो एसएसटी के जो नोट्स हैं, उत्तर भारत के राज्य, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो देखते हैं। उत्तर भारत के 3 साम्राज्य काल, 8वीं से लेकर 10वीं शताब्दी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और देखेंगे कि भाई इनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण थे। तो देखो, प्रभुत्व के लिए मेनली क्या था, प्रभुत्व का मतलब क्या होता है, डोमिनेंस होता है कि अपना अपना पावर जमाना। उसके लिए ही जितने भी साम्राज्य हुए हैं उन्होंने क्या किया है भाई, संघर्ष किया है। तो कौन कौन से साम्राज्य की बात करने वाले हैं, पाल के बारे में बात करेंगे, प्रतिहारों के बारे में और राष्ट्रकूटों के बारे में हम बात करेंगे। और ये त्रिपक्षीय संघर्ष था। क्या था ये, त्रिपक्षीय संघर्ष था। किस चीज के लिए हो रहा था ये संघर्ष, उत्तरी भारत, ये नॉर्थ इंडिया का जो पार्ट था ना, उसको लेने के लिए जो संघर्ष कर रहे थे साम्राज्य, उनमें से 3 ये महत्वपूर्ण है। पहला आता हमारे पास पाल साम्राज्य, दूसरा प्रतिहार और तीसरा आता राष्ट्रकूट। तो ये त्रिपक्षीय संघर्ष था जो नॉर्थ इंडिया पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता था। इनके बारे में क्या क्या खास बातें हैं, बस उस पर हमें नजर डालनी है, यहीं से क्वेश्चन बन जाएगा। उतना डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि सिलेबस तो बहुत ज्यादा है भाई। तो पहले हम बात कर लेते हैं भाई कि कहाँ के साम्राज्य की बात हो रही है। मध्य कन्नौज के नियंत्रण को लेकर कहाँ की बात हो रही है, मिडिल मिडिल में जो कन्नौज वाला जो एरिया है ना, उसको नियंत्रण को लेकर प्रमुख संघर्ष था जो गंगा के ऊपरी उपजाऊ मैदानों पर उनके नियंत्रण का कारण बना। ठीक है, तो प्रभुत्व के लिए संघर्ष में सबसे पहला कौन सा आता है भाई, पाल आते हैं भाई। अब पाल क्या है, इन्होंने पूर्वी भारत पर अपना प्रभुत्व जमाया। पूर्वी भारत पर इन्होंने अपना प्रभुत्व जमाया। इनकी इनकी जो डोमिनेंस थी, इनका जो राज्य था, कहां पर डोमिनेंस करता था, पूर्वी भारत पर करता था। इनकी इस वाले जो साम्राज्य की स्थापना किसने करी, राजा गोपाल ने इसकी स्थापना करी थी 750 ईस्वी में। इसके बाद इनका स्थान जो है धर्मपाल ने ले लिया था, जिन्होंने शासन को चलाया। और उसके बाद जो है उत्तर में प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों द्वारा पराजित हुए। तो ये जो है पाल जो साम्राज्य था, किसके द्वारा पराजित हुआ था भाई, उत्तर में इन्होंने, जो पाल शासक थे कहाँ थे, पूर्वी भारत में थे। इन्होंने उत्तर में प्रतिहारों और राष्ट्रकूटों से युद्ध लड़ा और ये इनसे पराजित हुए। ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे जो पाल धर्म के मानने वाले थे। धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के विस्तार के लिए 200 गांवों को मिलाकर उसका जीर्णोद्धार करवाया था। इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी की थी और बौद्ध भिक्षुओं के लिए कई विहार भी बनवाए थे। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन बना था, ये विक्रमशिला वाला विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय यानी कि विक्रम शिला विश्वविद्यालय की संस्था किसने करवाई थी, स्थापना किसने करवाई थी, तो किसने करवाई थी भाई, धर्मपाल ने करवाई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के विस्तार के लिए किसने काम किया था, धर्मपाल ने काम किया था। और ये कौन से वंश से आते हैं भाई, ये पाल वंश से आते हैं। तो ये होगी बात क्लियर। कौन सी ईस्वी की बात है ये, जो इनका पाल वंश जो था 1750 ईस्वी की बात हो रही है। इन्होंने जो धर्मपाल थे दक्षिण पूर्व में एशिया के साथ व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए थे। शैलेंद्र वंश के कई नए राजदूतों को भेजा और नालंदा के निकट
मठ की स्थापना के लिए भी स्वीकृति मांगी। तो ये पाल वंश की पूरी कहानी है भाई। क्लियर हो गई बात? तो यहां से बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। ये चीजें अगर आप अपने माइंड में बिठा लोगे कि पाल वंश ने क्या किया, कहां से अपना साम्राज्य स्टार्ट किया और कौन कौन मुख्य थे इसमें, तो धर्मपाल इनमें मुख्य थे और जो इसकी स्थापना करने वाले थे वो राजा गोपाल थे। उसके बाद धर्मपाल ने सारी चीजें ले ली और उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। तो ये इनका मुख्य कार्य था। राष्ट्रकूटों से, साथ में प्रतिहारों से उत्तर में ये पराजित हो गए थे। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट आते हैं प्रतिहार। अब प्रतिहार भाई देखो, पश्चिमी भारत और ऊपरी गंगा घाटी पर प्रभुत्व जमाया। तो इंपॉर्टेंट हो गया भाई। नॉर्थ इंडिया तो भाई जान रहा है, उसमें पश्चिमी भारत की बात आ गई तो प्रतिहार थे यहाँ पर। इन्होंने क्या किया भाई, भारत में पश्चिमी यानी कि वेस्ट वेस्ट इंडिया जो है, जहां पर अभी हम उत्तराखंड से जितना लगा हुआ एरिया है सब, ये वेस्ट यूपी वाला जो पार्ट आता है, ये सब जो है हमारा क्या कहलाता है भाई, यही पश्चिमी भारत कहलाता है। ऊपरी गंगा तट पर इन्होंने प्रभुत्व जमाया। वास्तविक संस्थापक और प्रमुख शासक राजा भोज थे। प्रतिहारों के जो मेन संस्थापक थे उनके राजा का नाम क्या था, राजा भोज थे, जिन्होंने आदि वरहा की भी उपाधि ग्रहण करी थी। क्लियर होगी बात? एक बगदादी यात्री अल मसूदी ने प्रतिहारों के समय पर आए। ये प्रतिहारों का समय कब था, 1915 से 1916 ईस्वी के मध्य भारत की यात्रा करी थी। कौन था भाई, बगदादी यात्री। और इसी समय पर प्रतिहारों का राज्य चल रहा था। कहां पर, पश्चिमी भारत पर। बात क्लियर होती जा रही होगी। संस्कृत के महाकवि और नाटककार राजशेखर महिपाल के दरबार में थे ये। ठीक है भाई। राष्ट्रकूट जो है शासक इंद्र थर्ड और कृष्ण थर्ड के आक्रमण के कारण प्रतिहार शासन का तेजी से विघटन हो गया। अब राष्ट्रकूट के जो शासक थे, प्रतिहारों को किसने हराया? देखो, ऊपर जो पाल हमारा साम्राज्य था उसको हराने वाले प्रतिहार थे और राष्ट्रकूट थे। अब प्रतिहार पश्चिमी भारत में राज कर रहे थे, इनको हराने वाले कौन आए भाई, राष्ट्रकूट आए। राष्ट्रकूट में इंद्र थर्ड और कृष्ण थर्ड के आक्रमण के कारण प्रतिहार शासन तेजी से क्या हो गया, नीचे गिरता चला गया। तो ये कहानी हो गई प्रतिहारों की। अब देख लेते हैं भाई राष्ट्रकूट, जो तीसरा हमारे पास शासन आता है राष्ट्रकूट। इन्होंने दक्कन और उत्तरी एवं दक्षिण भारत के कुछ क्षेत्रों पर शासन किया। तो इन्होंने अलग अलग जगह पर शासन किया। उत्तर में ये आ गए थे क्योंकि इन्होंने प्रतिहारों को हरा दिया था। दक्षिण भारत में भी इन्होंने शासन किया और दक्कन में भी इन्होंने शासन किया। राज्य की स्थापना दुर्ग ने की और इनने मालखेड़ की अपनी राजधानी बनाया। मालखेड़ को इन्होंने अपनी राजधानी बना रखा था जब ये उत्तर में आए थे। तो इस वंश के महान शासक कौन थे भाई, अमोघ वर्ष जो है इस वंश के महान शासक थे। इसे कन्नड़ भाषा में प्रथम काव्य पुस्तक, इन्होंने क्या किया था भाई, कन्नड़ भाषा में प्रथम काव्य पुस्तक की रचना का श्रेय दिया जाता है। उसने राजधानी मान्यखेत का निर्माण भी कराया था। अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष आप इसको ध्यान रखोगे। राष्ट्रकूट में सबसे इंपॉर्टेंट जो शासक हुए हैं वो अमोघ वर्ष हुए हैं। इनका पल्लवों, चोल और दक्षिण में चालुक्यों के साथ निरंतर संघर्ष रहा, क्योंकि इन्होंने साउथ में भाई अपना कुछ पार्ट में इन्होंने राज किया था। तो उधर कौन आ गए भाई, पल्लव आ गए थे, चोल आ गए थे और तो चालुक्य थे। तो उनके साथ में इनका निरंतर संघर्ष बना रहता था। उत्तर में इन्होंने राष्ट्रकूट ने जो ऊपर जो हमारे पाल थे उनको क्या किया था भाई, पराजित किया था। ठीक है। अब कृष्ण प्रथम ने एलोरा में चट्टानों को काटकर शिव मंदिर का निर्माण कराया था। कृष्ण प्रथम कौन है भाई, ये यहाँ के राजा थे। ठीक है, इस वंश के एक राजा थे। इनकी सहिष्णुता धार्मिक नीति के कारण विदेश व्यापार में काफी ज्यादा वृद्धि हुई थी राष्ट्रकूट में। तो राष्ट्रकूट ने प्रतिहारों को पराजित किया, प्रतिहार ने पाल वंश को पराजित किया। तो इस तरीके से इन्होंने नॉर्थ का जो एरिया है, उत्तरी भारत है, उस पर अपना प्रभुत्व बनाकर रखा। ये हो गई बात। तो ये राष्ट्रकूटों की बात हो गई। इसके बाद बात करते हैं भाई इंपॉर्टेंट चीज की, चोल साम्राज्य। एक चोल साम्राज्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई। तो ये 8वीं और 9वीं शताब्दी के बीच की बात हो रही है। चोल साम्राज्य 9वीं शताब्दी में उदय हुए चोल साम्राज्य के नियंत्रण में प्रायद्वीपीय भारत का एक बड़ा भाग था। ठीक है, मजबूत इनके पास नौसेना थी। इन्होंने श्रीलंका, मालदीव पर विजय पाई और विदेशी व्यापार संबंध को मजबूत किया। तो चोल कहाँ थे, ये साउथ के ही थे भाई ये भी सब। ठीक है, और इन्होंने क्या किया भाई, जितने भी प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा भाग था ये, इन्होंने नौसेना के साथ में श्रीलंका, मालदीव, इनके साथ में क्या किया भाई, इनके साथ में एक्सचेंज किया। जितना भी व्यापार था, विदेशी व्यापार पर संबंध को मजबूत किया। साम्राज्य की स्थापना पल्लवों के एक जागीरदार विजयालय द्वारा 850 ईस्वी में चोल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। राज जो है 1985 से 1014 ईस्वी तक, और राजेंद्र प्रथम महान चोल राजा हुए। तो 2 चोल राजा हुए, पहले कौन थे, राजराज, दूसरा राजेंद्र प्रथम। तो 1014 से लेकर 1044 तक जो है राजेंद्र प्रथम ने
शासन किया है चोल वंश पे। ठीक है, राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण जो है 1010 ईस्वी में तंजौर में हुआ था। इनके द्वारा ही, चोल साम्राज्य के द्वारा ही कराया गया था। राजेंद्र प्रथम ने जो है गंगा के चोल विजेता की उपाधि धारण की और कावेरी नदी के तट पर नई राजधानी स्थापित करी थी भाई। क्लियर हो गई बात। राजेंद्र प्रथम ने इंडो चीन के श्री विजय साम्राज्य के खिलाफ एक नौसेना का अभियान भी चलाया था। राजेंद्र प्रथम जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके शासक हुए हैं, जिन्होंने 1014 से लेकर 44 तक जो है चोल वंश का आगे साम्राज्य को संभाला था। शैलेंद्र वंश के शासक ने नागापट्टनम में एक बौद्ध मठ का निर्माण करवाया था। तो चोल की मजबूत नौसेना बंगाल की खाड़ी को चोल झील में रूपांतरित किया गया था। चोलों ने अपने प्रशासन में गांव में जितने भी स्थानीय स्वय शासन को बढ़ावा दिया था। तो भाई चोल वंश से मैंने क्वेश्चन बीच बीच में मैराथन सीरीज में भी पूछे हैं, तो ये मेन है। इसमें राजेंद्र प्रथम जो है ना, इनका कार्यकाल काफी ज्यादा रहा है और इन्होंने ही मंदिरों का निर्माण कराया है। इनका कार्यकाल कब से चला? 1014 से 44 तक इनका काल चला है। और ये चोल वंश की स्थापना कब हुई थी भाई? 850 में हुई थी। 9वीं शताब्दी में उदय हुए थे ये। तो प्राय भारत में इन्होंने काम किया। नौसेना का इनका प्रभुत्व बहुत ज्यादा था उस समय पर। तो ये हो गई हमारी बात चोल साम्राज्य की। ठीक है, अब भाई चोल साम्राज्य के बाद चोल साम्राज्य के अब कुछ सांस्कृतिक जीवन के बारे में अगर हम नजर डालें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, कैसा इनका चोल वंश का सांस्कृतिक जीवन था। बस बेसिक बेसिक पॉइंट देखेंगे भाई। तो यहाँ पर क्या होता है, जितने भी शहर थे, जैसे तंजौर हुआ, गैंगकुचुलापुरम हुआ, ये कहाँ पर है? साउथ के ये सिटीज हैं। तो ये बड़े दावत खाने थे, बड़े बाग और छतों के आदि इनमें महा निर्माता हुए हैं। यानी कि इन्होंने क्या किया है, बड़े बड़े दावत खाने बनवाए हैं, बड़े बाग बनाए हैं और इन्होंने महान मकान भी बनवाए हैं। मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली अपने चरम पर थी चोल वंश में। इसमें मंदिर के एक छोटे शहर की भांति विस्तृत थे। इनके विस्तार के लिए करमुक्त भूमि प्राप्त होती थी। ठीक है, कांची में कैलाश मंदिर, तंजौर में बृहदश्री मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण है। चोलों के पतन के पश्चात, अब देखो बात आती है यहाँ पर कि भाई चोल वंश का भी पतन हुआ था। तो होयसलन ने क्या किया था भाई? वास्तुकला का एक उदाहरण है, में मंदिर बनाकर मंदिर बनाने की परंपरा को जारी रखा। इनके बाद हेलीविड जो थे, हेलीविड वंश के जो लोग आए थे, उन्होंने चोल वंश के पतन के बाद जितने भी टेम्पल थे उनका जो है निर्माण कार्य को जारी रखा। क्लियर हो गई बात। साहित्य, संस्कृत साहित्य के साथ क्षेत्र में स्थानीय भाषा साहित्य का भी उदय हुआ। 6ठी से 9वीं शताब्दी के मध्य अलवर और नारायण ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की। इनकी रचना त्रिमुरारी को 5वां वेद माना जाता है। तो पंपा रत्ना और कन्नड़ काव्य का रत्न भी, त्रिरत्न भी माना जाता है। देखो पंपा हो गया, पौन हो गया, रत्ना को कन्नड़ काव्य का त्रिरत्न भी माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये सारी की सारी बात किसके बारे में हुई? चोल वंश के बारे में हुई। तो हमने यहाँ पर क्या देखा भाई? कल्चरल लाइफ देखी। चोल वंश कब से कब स्टार्ट हुआ था, कौन इसमें इंपॉर्टेंट राजा थे, इन्होंने कहा कहा किसको पराजित किया। दूसरी बात, साउथ का काफी इंपॉर्टेंट जो ये राज्य था चोल वंश। इससे पहले हमने 3 जो शासन देखे वो कहाँ के थे भाई? वो जो पाल पाल हो गए, राष्ट्रकूट हो गए। तो ये क्या थे भाई? पाल, राष्ट्रकूट और प्रतिहार। तो ये उत्तरी भारत के इंपॉर्टेंट 3 शासक थे। उत्तरी भारत पर इन्होंने प्रभुत्व जमाने की कोशिश करी। पाल पराजित हो गए थे प्रतिहारों से, प्रतिहार पराजित हो गए थे राष्ट्रकूट से। उसके बाद जो है चोल वंश आ गया था। तो ये एक संरचना चल रही थी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज हमने थ्योरी में कवर करें। वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। थ्योरी नोट्स, ये सारे नोट्स अगर आप परचेस करना चाहते हो, प्रीवियस जितना भी अभी हम पढ़ा चुके हैं, तो वो सारा आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम पर जाओगे तो टेलीग्राम पर पिन कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर इजीली आप बाय कर सकते हैं। मैराथन सीरीज जो है कंटिन्यू है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो मैराथन सीरीज को जरूर जाकर देखें। काफी सारे थ्योरी चैप्टर प्लस एमसीक्यूज ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ। तो यूटेट की तैयारी के लिए काफी सारा कंटेंट जो है चैनल पर पड़ा हुआ है। अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी भी आप लोगों के पास टाइम है, 20 डेज बचे हैं अभी से, तो आप इजीली अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ गई तो लाइक करके शेयर जरूर कर दो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।